हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम संस्कृति और पर्यटन और आर्थिक समीक्षा और जनगणना 2011 को कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है घटना चक्र का। तो पहला है संस्कृति और पर्यटन। ललित कला अकादमी भारतीय कला के प्रति देश विदेश में समक्ष बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने नई दिल्ली में 5 अगस्त 1954 को ललित कला अकादमी यानी नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिन्हें कि राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है, और नया कैंपस शिमला और पटना में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक का राष्ट्रीय अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी का गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था और भारत के गजट में इसे जून 1952 में अधिसूचित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1953 को इसका उद्घाटन किया गया था। इम्फाल की जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। 1955 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है नृत्य। नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिसी। भरतनाट्यम जो है ये मुख्यतः तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली एक भाव नृत्य है जो कि केरल का विशेषतः प्रचलित है। कथक जो है ये भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित नृत्य का एक अहम शास्त्रीय रूप है। कुचिपुड़ी जो है ये मुख्यतः आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। और ओडिशा का ओडिसी प्राचीन काल में मंदिरों के नृत्य में प्रचलित था, मंदिरों के नृत्य में, और जो अब समूचे भारत में प्रचलित है। गरबा नृत्य जो है ये गुजरात प्रांत का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें केवल स्त्रियां सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं और जिस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं उसे गरबी नृत्य कहते हैं। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हेतु संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषाओं को। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में तथा मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में ओडिया भाषा अब 6ठी ऐसी भाषा बन गई है जिसे कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। अगला है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की बात करें तो साहित्य अकादमी जो है विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। इसका उद्देश्य प्रकाशन, अनुवाद, गोष्ठियों, कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्य बैठकों आदि के माध्यम से भारतीय साहित्य के विकास को बढ़ावा देना है। अकादमी की स्थापना 1954 में स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। अगला है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दुनिया में रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाले श्रेष्ठतम स्थानों में से एक है। इसकी स्थापना जो है संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी तथा इसे 1975 में संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बंगलुरु में अपना क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास का गठन और पंजीकरण नई दिल्ली में 24 मार्च 1987 को संपन्न हुआ। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल। वर्तमान में भारत में कुल 38 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिसमें कि 30 को सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 जबकि 7 को प्राकृतिक और 1 को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। अगर सांस्कृतिक श्रेणी की बात करें तो आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, सांची स्थित बौद्ध स्मारक, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फतेहपुर सिकरी, महान चोल मंदिर, हम्पी में स्मारकों का समूह,
महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, पटदकल में स्मारकों का समूह, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, खजुराहो समूह के स्मारक, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, भारत की पर्वतीय रेल, कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली, लाल किला परिसर, भीमबेटका पाषाण आश्रय और सूर्य मंदिर कोणार्क। 22वां है ताजमहल, जंतर मंतर जयपुर जो कि जयपुर में है, राजस्थान के पर्वतीय किले, रानी की वाव, नालंदा महाविद्यालय जो कि नालंदा महाविहार कहते थे, बिहार में है ये, ली कार्बूजिए के वास्तुशिल्पी कार्य जो कि चंडीगढ़ में है, अहमदाबाद शहर, विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स जो कि मुंबई में है, जयपुर सिटी राजस्थान। और प्राकृतिक श्रेणी की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और मिश्रित की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र संस्कृति के शिक्षा को जोड़ने के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी स्थानों में से है। इस केंद्र की स्थापना 1979 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में हुई थी और 1960 के बाद ये संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि नई दिल्ली में स्थित और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना है। 1976 में स्थापित सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला संस्कृति विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य और लक्ष्य है देश में सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण करना। इस राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय है लखनऊ में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला ये एक अग्रणी अनुसंधान संगठन है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 1948 पारित की गई थी। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, द महाराजा एक्सप्रेस, द गोल्डन चैरियट, द डेक्कन ओडिसी और द फेरी क्वीन। प्रमुख संस्कृति एवं उसका पर्यटन स्थल देख लीजिए। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली, उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी जो कि भोपाल में है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में स्थित है और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में। रामकृष्णन मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कोलकाता में है। और अब हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2019-20। वित्तीय वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया। IMF द्वारा प्रकाशित जनवरी 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वर्ष 2019 में विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 2.9% दर्ज की गई, जो कि वर्ष 2018 के 3.6% और 2017 के 3.8% से काफ़ी कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 की प्रथम छमाही में धीमी होकर 4.8% आ गई है, 4.8% आ गई है, जो कि वर्ष 2018-19 की द्वितीय छमाही की वृद्धि दर 6.2% से कम है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर जो वर्ष 2017 में 2.5% थी, वर्ष 2018 में घटकर 2.2% हो गई है और वर्ष 2019 में इसके और कम होकर 1.1% हो जाने का अनुमान है। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य WEO के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन की वृद्धि दर 3.3
प्रतिशत हो जाने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य WEO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर वर्ष 2020 में 5.8% तक अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में नाम मात्र कीमतों नॉमिनल प्राइस पर भारत की GDP जो है वो 190.1 लाख करोड़ रुपए यानी 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 190.1 लाख करोड़ रुपए थी। अक्टूबर 2019 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO ने वर्तमान अमेरिकी डॉलर में मूल्यों पर GDP का उपयोग करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है। ये उपलब्धि हासिल होते ही भारत जो है वो UK और फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। भारत से बड़ी सिर्फ 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं, USA, चीन, जापान और जर्मनी। स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI द्वारा वर्ष 2018-19 PE में 6.9%, जबकि 2019-20 में फर्स्ट AE में 5% अनुमानित है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017-18 फर्स्ट REA में ये 7.2% थी और वर्ष 2019-20 में फर्स्ट AE में स्थिर 2011-12 कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 4.3% की वृद्धि के साथ 96,563 रुपये अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में फर्स्ट AE के दौरान चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 6.8% की वृद्धि के साथ 1,35,050 रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016-17 में 3.5%, वर्ष 2017-18 में 3.5% और वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान में 3.4% रहा है, 3.7% रहा है। वर्ष 2019-20 में ये 3.3% अनुमानित है। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट। केंद्र सरकार का राजस्व घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में 2016-17 में 2.1%, वर्ष 2017-18 में 2.6% और वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमान 2.2% रहा है। वर्ष 2019-20 में ये 2.3% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट। केंद्र सरकार का प्राथमिक घाटा GDP के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2016-17 में ये 0.4%, वर्ष 2017-18 में 0.4%, वर्ष 2018-19 में संशोधित अनुमान 0.2% रहा है और वर्ष 2019-20 में ये 0.2% अनुमानित है। विगत 5 वर्षों में भारत की वार्षिक औसत वृद्धि दर 7.5% तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक औसत दर 4.5% रही है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जहां वर्ष 2017-18 में 7.2% रही, वहीं वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमानों में ये 6.8% रही है, जबकि ये 18-19 में प्रथम एवं द्वितीय छमाही हेतु ये क्रमशः 5% एवं 4.5% अनुमानित है। भारत से माल एवं सेवाओं का निर्यात वर्ष 2017-18 में 4.7%, जबकि वर्ष 2018-19 में ये 12.5% दर्ज की गई है। भारत से माल एवं सेवाओं का आयात जहां वर्ष 2017-18 में 17.6% रहा है, वहीं वर्ष 2018-19 में ये 15.4% दर्ज किया गया है। वर्ष 2020 में वाणिज्यिक व्यापार घाटा भारत के चालू खाता घाटे का सबसे बड़ा घटक है। ये 2.9% की अनुमानिक वृद्धि के साथ साथ व्यापार में वृद्धि 1.1% बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में सुधार होने से वैश्विक व्यापार में 3.2% वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में 20 अप्रैल से नवंबर के दौरान भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों का भारत के कुल पण्य व्यापार मर्चेंडाइज ट्रेड में 50% से अधिक का योगदान है। वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर में भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार हैं USA 11.3%, चीन 10.9%, UAE 7.3%, सऊदी अरब 4.1% और हांगकांग 3.7%। भारत का वर्ष 2014-15 से लगातार 2 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं US और UAE।
यूएसए और यूएई के साथ व्यापार अधिशेष रहा है, जबकि अन्य शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश हैं चीन, सऊदी अरब, इराक और जर्मनी आदि के साथ इसकी अवधि में लगातार व्यापार घाटा रहा है। हांगकांग और सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार घाटा, जहां वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक व्यापार अधिशेष रहा, वहीं वर्ष 2018-19 से असंतुलन की स्थिति हो गई। वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर में यूएसए को भारत से सर्वाधिक निर्यात हुआ है, उसके बाद यूएई, चीन और हांगकांग का स्थान रहा है। वर्ष 2019-20 में अप्रैल से नवंबर में भारत के शीर्ष निर्यात स्थल हैं यूएसए 16.9%, यूएई 9.3%, चीन 5.5%, हांगकांग 3.7% और सिंगापुर 3.1%। वर्ष 2011-12 से 2019-20 के मध्य यूएसए भारत से सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश हो गया है। भारत से जीडीपी प्रतिशत के रूप में पण्य आयात वर्ष 2018-19 में 18.9% तथा वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में 17.6% रहा है। कुल आयात में पीओएल का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 27.4% तथा वर्ष 2019-20 प्रथम छमाही में 26.3% रहा है, जहां कुल आयात में स्वर्ण का हिस्सा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 प्रथम छमाही में क्रमशः 6.4% एवं 6.4% रहा है। वहीं सऊदी के दौरान जीडीपी, गैर पीओएल तथा गैर स्वर्ण आयात का हिस्सा जीडीपी क्रमशः 12.5% एवं 10.3% रहा है। वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर के आयात में सर्वाधिक हिस्सा कच्चे पेट्रोलियम का था, उसके बाद स्वर्ण एवं पेट्रोलियम उत्पाद का हिस्सा था। वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर में आयातित शीर्ष 3 वस्तुएं निम्न है: पेट्रोलियम क्रूड 21%, स्वर्ण 6.4%, पेट्रोलियम उत्पाद 5.6%। वर्ष 2019-20 अप्रैल से नवंबर में शीर्ष 5 आयात स्थल हैं: चीन 14.5%, यूएसए 7.8%, यूएई 6%, सऊदी अरब 5.6% और इराक 4.7%। भारत सेवा निर्यात जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2018-19 एवं 19-20 प्रथम छमाही में क्रमशः 7.7% और 7.4% रहा है। सेवा निर्यात में सर्वाधिक भागीदारी सॉफ्टवेयर सेवाओं का है, जिनकी भागीदारी 40 से 45% है। उसके बाद व्यापार सेवाएं 18 से 20%, पर्यटन सेवाएं 11 से 14% और परिवहन सेवाएं जो है 9 से 11% इसका स्थान है। जीडीपी प्रतिशत के रूप में सेवा आयात वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 प्रथम छमाही में 4.6% दोनों में रहा है। भारत की भुगतान संतुलन बीओपी की स्थिति में मार्च 2019 के अंत में फॉरेक्स रिजर्व में 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सितंबर 2019 के अंत में 433.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सुधार देखा गया, जिसे चालू खाता घाटे CAD के संकुचन से स्थिरता मिली, जो कि वर्ष 2018-19 में 2.1% से घटकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 1.5% हो गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 को यथास्थिति 461.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2019 में वैश्विक में 2.9% की प्राक्कलित वृद्धि दर के अनुरूप वैश्विक व्यापार में वर्ष 2017 की 5.7% की चरम स्थिति के बाद 1.1% की वृद्धि का प्राकलन किया गया है। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के पुनर्स्थापन के साथ वर्ष 2020 में इसकी 2.9% तक भरपाई करने की आशा है। वर्ष 2009 से 14 और वर्ष 2014 से 19 के दौरान भारत के वाणिज्यिक व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। यद्यपि बाद की अवधि में अधिकांश सुधार वर्ष 2016-17 में क्रूड की कीमतों में 50% से अधिक की गिरावट के कारण हुआ है। पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती पत्थर, औषधीय फॉर्मूले एवं जीव वैज्ञानिक मदें, स्वर्ण और अन्य कीमती धातुएं शीर्ष निर्यातित वस्तुएं बनी हुई हैं। क्रूड पेट्रोलियम, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट शीर्ष आयातित मदों में शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग भारत के 5 शीर्ष व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। जीडीपी के सापेक्षता भारत का निवल सेवा अधिशेष निरंतर कम हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में आधे से कम की गिरावट से पूर्ण वर्ष 2016-17 में इसने 2/3
व्यापार घाटे का वित्त पोषण किया है। व्यापारिक सुविधाकरण के तहत विश्व बैंक की निगरानी में इसकी व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट में लगभग 190 देशों के समग्र श्रेणी निर्धारण के अंतर्गत ट्रेंडिंग अक्रॉस बोर्ड्स संकेतक के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2016 में अपनी 143वीं रैंकिंग में सुधार करके वर्ष 2019 में 68वीं रैंक प्राप्त की है। भारत की प्रचालन संबंधी लॉजिस्टिक्स उद्योग वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास प्राकलित किया गया है और वर्ष 2020 तक इसके 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है। विदेशों में नियोजित भारतीयों से प्राप्त धन प्रेषणों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है और 2019-20 की प्रथम छमाही में ये प्रक्रिया जारी है, जहां प्राप्त धनराशि विगत वर्ष के स्तर से 50% से अधिक है। वर्ष 2019-20 में निवल एफडीआई अंतर्प्रवाह वृद्धिशील बने हुए हैं और प्रथम 8 माह में 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ है, जो कि वर्ष 2018-19 के संगत अवधि की तुलना में उच्चतर है। वर्ष 2019-20 के प्रथम 8 माह में निवल एफपीआई 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया है। सितंबर 2019 के अंत में यथास्थिति विदेश ऋण जीडीपी के 20.1% के निचले स्तर पर है। वर्ष 2014-15 से अच्छी खासी गिरावट देखने के बाद भारत की वैदेशिक देयताओं, ऋण एवं इक्विटी में जीडीपी के संदर्भ में जून 2019 के अंत में यथास्थिति वृद्धि है, जिसके मुख्य कारणों के तौर पर एफडीआई, पेरिफेरल प्रवाहों और विदेशी वाणिज्यिक उधारियों ईसीबी में वृद्धि का उल्लेख किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े। विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले विश्व में 7वां स्थान। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवासित है। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से अलग किया जाए तो ये विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2070 कर दिया गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दशकीय वृद्धि दर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26.0%, बिहार 25.4%, मणिपुर 24.5% तथा जम्मू कश्मीर 23.6%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य हैं नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 953, छत्तीसगढ़ 991 और मेघालय 989। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895 और उत्तर प्रदेश 912। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम 970, मेघालय 970, छत्तीसगढ़ 969 और केरल 964। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं हरियाणा 834, पंजाब 846 और जम्मू कश्मीर 862। साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं केरल 94.0%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं केरल 96.1%,
मिजोरम 93.1% और गोवा 92.6%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6% और आंध्र प्रदेश 74.9%। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं केरल 92.1%, मिजोरम 89.3% और गोवा 84.7%। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य हैं बिहार 51.5%, राजस्थान 52.1% और झारखंड 55.4%। अब कुछ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि देख लेते हैं। देश में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन या वृहत महानगर और उनकी जनसंख्या क्रमशः इस प्रकार हैं। वृहत मुंबई 18.41 मिलियन, दिल्ली 16.31 मिलियन, कोलकाता 14.11 मिलियन, चेन्नई 8.70 मिलियन, बंगलुरु 8.50 मिलियन, हैदराबाद 7.74 मिलियन, अहमदाबाद 6.35 मिलियन, पुणे 5.05 मिलियन, सूरत 4.59 मिलियन। 2011 में राज्यों के संदर्भ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 महानगरों में सर्वाधिक महानगर जो है वो उत्तर प्रदेश और केरल में दोनों में 7-7 हैं तथा इनके पश्चात महाराष्ट्र में 6, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु तीनों में 4-4 स्थान हैं। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर एवं उनकी जनसंख्या क्रमशः इस प्रकार हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले महानगर हैं कानपुर, उनकी अगर जनसंख्या देखें तो 2.92 मिलियन है। लखनऊ जो है उनकी जनसंख्या है दूसरे नंबर पे है लखनऊ 2.90 मिलियन। तीसरे नंबर पे है गाजियाबाद 2.36 मिलियन। चौथे नंबर पे है आगरा 1.75 मिलियन। पाँचवें नंबर पे है वाराणसी 1.44 मिलियन। छठवें नंबर पे है मेरठ 1.42 मिलियन। सातवें पे है इलाहाबाद 1.22 मिलियन। भारत में कुल 3 मेगा सिटी हैं। बृहत मुंबई यूए 18.41 मिलियन और दूसरा है दिल्ली यूए 16.32 मिलियन और तीसरा है कोलकाता यूए 14.11 मिलियन। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जो जनसंख्या है वो है 1210.85 मिलियन। जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 833.75 मिलियन और शहरी जनसंख्या 377.1 मिलियन है। वर्ष 2011 में देश की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात वर्ष 2001 के 72.2% से कम होकर 68.9% हो गया है, जबकि शहरी जनसंख्या का अनुपात इसी अवधि में 27.8% से बढ़कर 31.1% हो गया है। वर्ष 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्य हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल और महाराष्ट्र। ये जो है सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्य है। गोवा अगर देखें तो 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु जो है 48.4%, केरल जो है 47.7% और महाराष्ट्र 45.2%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% एवं शहरी जनसंख्या 22.3% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात में 2001 की तुलना में 10 अंकों की वृद्धि 933 से 943 हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये वृद्धि मात्र 3 अंक की है 946 से 949 हो गई है और शहरी क्षेत्रों में ये वृद्धि 29 अंकों की 900 से 929 रही है। केरल का देश के राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से क्रमशः 1078 और 1091 सर्वोच्च स्थान है। अब आखिरी में हम विविध देख लेते हैं एक नज़र में। आयु भूकंप अवधारणा का संबंध वृद्धों का जनसंख्या में बढ़ते अनुपात है। एबीसी सूचकांक अर्थशास्त्रियों जया ट्रेज, रितिका खेड़ा और सुधा नारायणन द्वारा विकसित एक सूचकांक है जिसका अर्थ है शिशुओं और बालकों की उपलब्धियां सूचकांक यानी ABC अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स।
इस सूचकांक के द्वारा उत्तरजीविता, टीकाकरण, पोषण और स्कूल जाने के 4 संकेतकों के औसत के आधार पर बच्चों के विकास का आकलन किया जाता है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव 1971 में देखने को मिला था और इस समय दशकीय वृद्धि दर 24.80% थी, जबकि 1981 में 24.66%, 1991 में 23.87 तथा 2001 में 21.54% था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। भारतीय जनगणना के इतिहास में 1921 ही एकमात्र ऐसी जनगणना वर्ष रहा है जिसमें जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। इसीलिए 1921 को महान विभाजन का वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। भारत में पूर्ण साक्षर प्रदेश होने वाला दावा केरल द्वारा किया जाता है। केरल की साक्षरता दर 1991 में 89.81% थी तथा 2001 में 90.9% थी, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 94.0% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, 80.1% है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की साक्षरता दर के संदर्भ में अवरोही क्रम में अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम 34.8% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती 46.7%, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर 1024 और न्यूनतम घनत्व वाला जिला है ललितपुर 242। ललितपुर 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सभी संघ शासित प्रदेशों में कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता के संदर्भ में लक्षद्वीप का शीर्ष स्थान रहा है। जनसंख्या के पिरामिड में सामान्यतः 0 से 14 वर्ष आयु को आश्रित डिपेंडेंट आबादी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्तियों को भी आश्रित आबादी माना जाता है, जबकि 15 से 64 वर्ष आयु के वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में परिगणित किया जाता है। वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक नगरीकृत 5 राज्य हैं। गोवा 62.2%, मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश में देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। 2011 की जनगणना अनुसार भी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता अगर देखें तो 90.0% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी है। विश्व के 5 सर्वाधिक आबादी वाले देश अवरोही क्रम में क्रमशः बढ़ते से छोटे में देखें तो सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व वित्त मंत्रालय को है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा अग्रदूत पायनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा भारतीय स्टेट बैंक ने प्रारंभ की है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं जनगणना, आर्थिक समीक्षा और संस्कृति एवं पर्यटन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।